Hello friends, welcome to Maitre Mantras. My name is Ankur Sharma and this is my fourth lecture on network theory. So, our next topic is inductor. So what do you mean by inductor? If the terminal voltage across an element is proportional to the derivative of the current with respect to time, then that element is called as an inductor. मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स हैं उनकी जो हम पहचान करेंगे वो उनकी वोल्टेज एंड करंट की जो कैरेक्टरिस्टिक आएगी या उनका जो रिलेशनशिप आएगी उसके बेसिस पे हम पहचान करेंगे। तो यहाँ पे जो इंडक्टर की बात कर रहे हैं हम, इंडक्टर के अंदर जो टर्मिनल वोल्टेज होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू दी डेरिवेटिव ऑफ द करंट। आप यहाँ से देख सकते हैं VLT जो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर जो है वो LdI/dt है, मतलब यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखा रखा है ना। तो इसलिए जो इंडक्टर होगा उसके अंदर द वोल्टेज अक्रॉस एन एलिमेंट इज प्रोपोर्शनल टू द डेरिवेटिव ऑफ द करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन दैट एलिमेंट इज कॉल्ड एज एन इंडक्टर। ओके, सो इस रिलेशन को याद रखना, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इक्वल टू L/dI/dt। अभी आगे भी आएगा, ये बताऊंगा मैं। देखो नेक्स्ट क्या आता है, इंडक्टर का काम क्या होता है। तो इंडक्टर को हम एनर्जी स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, और कहाँ पे एनर्जी स्टोर करता है, मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है। नेक्स्ट पॉइंट, एनी कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर हो, ठीक है, उसमें अगर हमारा करंट फ्लो कर रहा है ना तो उसके अंदर इंडक्टिव प्रॉपर्टीज तो एग्जिस्ट करेंगी, लेकिन वो इंडक्टिव प्रॉपर्टीज उतनी अच्छी नहीं होती है कि हम उसको एज ए इंडक्टर यूज कर पाए, ठीक है, क्योंकि इंडक्टर को हम स्पेसिफिकेशंस देंगे कि भाई इतना वैल्यू है, इतना हेनरी यूनिट आई, तो अब उसमें हेनरी हमारा जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो बहुत ही कम होता है, रेयर होता है, नेग्लिजिबल होता है, मतलब ये कह सकते हैं। तो हम उसको, अगर हम अच्छा इंडक्टर बनाना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, हम उसमें नंबर ऑफ टर्न्स प्रोवाइड करा देते हैं। सो एनी कंडक्टर कैरिंग करंट हैज इंडक्टिव प्रॉपर्टीज एंड मे बी कंसिडर्ड एज एन इंडक्टर, बट इट्स इंडक्टिव इफेक्ट इज वेरी वीक, एंड टू इंक्रीज इस इंडक्टिव इफेक्ट नंबर ऑफ टर्न्स आर प्रोवाइडेड। अब हम पढ़ते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस पे ही ट्रांसफार्मर हमारा बेस्ड होता है ना। तो ट्रांसफार्मर बेस्ड होता है, क्या काम करता है ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को। तो यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ करते हैं हम। क्या करेंगे, देखो इफ इसका फर्स्ट लॉ होता है, फर्स्ट में दो तरीके से मतलब डिफाइन कर सकते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। तो पहला क्या है कि अगर इफ ए फ्लक्स लिंकिंग द कॉइल वेरीज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, देन एन EMF इज इंड्यूस्ड बिटवीन इट्स टर्मिनल्स, स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF लाइक ट्रांसफार्मर। ये कह रहा है कि अगर कोई फ्लक्स जो है ना जो कि किसी कॉइल को लिंक कर रहा है, अगर वो फंक्शन ऑफ टाइम वेरी करता है, मतलब बार बार, जैसे कि अभी 10 लाइन्स आ रही थी, फिर 15 लाइन्स आने लगी, फिर 5 लाइन्स आने लगी, फिर 50 आने लगी, तो इस तरह से क्या हो रहा है ना कि फ्लक्स लाइन्स जो है ना वो वेरी कर रही है विद द टाइम। तो इससे क्या होगा कि वहां पे एक EMF इंड्यूस हो जाएगा, किसमें, टर्मिनल्स के बीच में। जो भी टर्मिनल्स के बीच में हम बात करेंगे, जैसे कोई भी एलिमेंट हुआ उसके टर्मिनल्स के बीच में, या फिर जिस कॉइल को जो कॉइल है ना उसके टर्मिनल की बात करेंगे इस केस में, तो वहां पे स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफार्मर EMF, ठीक है। क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर भी कॉइल्स तो स्टैटिक होती हैं, लेकिन जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है उसी की वजह से वहां पे हमारा क्या होता है, EMF इंड्यूस होता है। तो इसको बोलते हैं हम स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF। नेक्स्ट आता है व्हेन ए कंडक्टर कट्स मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एन EMF इज इंड्यूस्ड इन दी कंडक्टर। मतलब जब कोई कंडक्टर है, अगर वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को कट करेगा, अब की बार यहाँ पे क्या है, कंडक्टर हमारा मूविंग होगा, तो कंडक्टर मूविंग हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि फ्लक्स जो है वो हमारा रेट ऑफ चेंज दे दे, तो फ्लक्स ही वेरी कर रहा हो टाइम के साथ। तो दोनों चीज में से कोई से भी एक कंडीशन होनी चाहिए जिससे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हमें मिल पाए, तो उससे क्या होगा, वहां पे एक EMF इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो जनरेटर में जो है वो हमारा डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF होता है, जिसमें हमारा जो जनरेटर की जो कंडक्टर है वो रोटेट करता है, और उसके साथ साथ जब कंडक्टर रोटेट करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स को वो कट करेगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में वहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो जाएगा, उसी से हमारा EMF इंड्यूस हो जाता है। सेकंड केस क्या है, अब इसमें बता रहा है वैल्यू कि इंड्यूस EMF जो हमारा हुआ है वहां पे EMF तो इंड्यूस हो गया, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होती है। तो वैल्यूज ऑफ इंड्यूस EMF जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। देखो ये वाला मैंने अभी क्या बताया था आपको कि कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर अगर करंट फ्लो कर रही है तो वो इंडक्टिव बिहेव करेगा, लेकिन उसका इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो लेस इंडक्टिव इफेक्ट होगा। तो हम क्या करते हैं, उसमें स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट बनाने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स प्रोवाइड करा देते हैं। ये नंबर ऑफ टर्न्स बना दिया हमने इसको, तो अब ये बन गया कॉइल, ठीक है। तो इसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट एग्जिस्ट ज्यादा करेगा, स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट होगा। अब ये क्या है भाई, ये है तुम्हारा कोई कॉइल, जो वो कॉइल लिया हुआ था, ये वाला कॉइल यहाँ रख लिया मैंने, इसमें करंट फ्लो कर रही है, तो करंट फ्लो करने से एक फ्लक्स आएगा। जब फ्लक्स जो आएगा उस फ्लक्स को अगर हम देखें तो यहाँ पे फाई इक्वल टू जो होगा N फाई हो जाए, साई जो इसको बोलते हैं साई हो गए क्या,
फ्लक्स लिंकेज बोलते हैं। तो फ्लक्स लिंकेज साई इक्वल टू एन इंटू फाई, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इंटू फ्लक्स पर टर्न, तो इसको बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज साई इक्वल टू एन फाई। और वोल्टेज जो है वो इंड्यूस्ड है वी इक्वल टू डी साई बाई डी टी होगा, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होता है। तो डी एन फाई बाई डी टी हो गया, या फिर इसको एन तो कांस्टेंट है नंबर ऑफ टर्न्स, तो उसको बाहर ले लेते हैं, तो एन इंटू डी फाई बाई डी टी हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें। नेक्स्ट आता है हमारा, अब जो है हमारा फाई जो फ्लक्स जो किसकी वजह से आता है, वो करंट की वजह से आता है, इसलिए जो फ्लक्स है वो प्रोपोर्शनल टू करंट हो गया। उसके बाद जो साई है, साई इज प्रोपोर्शनल टू फाई होता है, ये साई इक्वल टू एन फाई था, तो एन हमारा कांस्टेंट है, इसलिए साई इज प्रोपोर्शनल टू फाई हो गया। अब इन दोनों रिलेशन की बेसिस पर हम ये लिख सकते हैं साई इज प्रोपोर्शनल टू आई, तो यह अगर साई प्रोपोर्शनल टू आई तो प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हम यहाँ पे एक इंडक्टर ले आते हैं जो कि हमारा कांस्टेंट होता है, तो साई इक्वल टू एल इंटू आई हो गया, इक्वेशन नंबर 2। अब v इक्वल टू क्या था हमारा, डी साई बाई डी टी। अब साई की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी l इंटू आई, तो डी एल आई बाई डी टी हो गया। अब यहाँ से l और i को हम फिर इसको अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे, तो एक बार ले लेंगे l को बाहर डी आई बाई डी टी, फिर i को बाहर डी एल बाई डी टी। अब l तो हम इंडक्टर को क्या मान के चले, कांस्टेंट। जब इंडक्टर कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम इसको क्या कर देंगे, डी एल बाई डी टी को जीरो कर देंगे। तो यहाँ से v इक्वल टू क्या आएगा, एल इंटू डी आई बाई डी टी। तो अभी बताया था ना मैंने, इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो एल डी आई बाई डी टी होता है। अब यहाँ से एक और रिलेशन है, इसको याद रखना, अभी ये प्रूव भी कर दूंगा मैं, एल इक्वल टू एन स्क्वायर म्यू ए बाई एल, ये रिलेशन होता है सोलेनोइड के अंदर जो इंडक्टेंस इफेक्ट आता है उसके लिए। अब देखो अगर हम इक्वेशन 1 पीछे है और इक्वेशन 2 इन दोनों को इक्वेट कर दें, तो एल आई इक्वल टू एन फाई हो जाएगा, क्योंकि एल आई यहाँ से साई की वैल्यू एल आई भी होती है और साई की वैल्यू एन फाई भी होती है। तो एल आई इक्वल टू एन फाई कर दो तो एल कितना आएगा, एन फाई बाई आई। इसको बोलते हैं हम इंडक्टर जो है यहाँ से कैसे निकाला जाएगा, इस फॉर्मूले से निकालते हैं, और यहाँ ये भी रिलेशन इसी से आता है। देखो दो तरह के इंडक्टर हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, एक लीनियर इंडक्टर, एक नॉन लीनियर। अब लीनियर इंडक्टर क्या होता है, अगर तुम्हारा इंडक्टेंस की जो वैल्यू है, ठीक है, वो हमारी करंट मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगी, ठीक है। अगर करंट मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं कर रही है, इंडिपेंडेंट है, तब तो होगा हमारा लीनियर इंडक्टर। जैसे कि ये है, यहाँ पे क्या है, फ्लक्स और करंट जो है वो कंटिन्यूसली लीनियर हो रहा है, मतलब कोई वेरिएशन नहीं है करंट के साथ। करंट जैसे वेरी कर रहा है वैसे ही हमारा फ्लक्स वेरी कर रहा है। तो व्हेन द इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट मैग्नीट्यूड, देन द इंडक्टर बोलते हैं हम उसको लीनियर इंडक्टर। तो इसके लिए एग्जांपल है इसका एयर कोर्ड इंडक्टर, मतलब हम जो कॉइल लगा रहे थे ना वैसे ऐसे करके उस कॉइल के अंदर हमने एयर ही छोड़ दिया, तो उसको बोलते हैं एयर कोर्ड इंडक्टर, तो वो हमारा हो गया लीनियर इंडक्टर। दूसरा नॉन लीनियर इंडक्टर, तो व्हेन द इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर डिपेंड्स ऑन द करंट मैग्नीट्यूड, देन द इंडक्टर इज कॉल्ड एज नॉन लीनियर इंडक्टर। मतलब अगर करंट के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रहा है हमारा इंडक्टेंस, तो उसको बोलते हैं हम नॉन लीनियर इंडक्टर। इसका एग्जांपल है आयरन कोर्ड इंडक्टर। इनकी कैरेक्टरिस्टिक थोड़े ध्यान से लिख लेना। तो ये क्या है, आयरन कोर्ड इंडक्टर का एग्जांपल है, और ये हमारा नॉन लीनियर होता है। यहाँ पे हमारा लीनियर होता है इस रेंज में, और इधर हमारा नॉन लीनियर हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज को भी थोड़ा ध्यान से देख लेना, ये आ जाता है पेपर में भी। अब देखो एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट। हमारे पास दो तरह के सर्किट होते हैं पॉसिबल, एक इलेक्ट्रिक सर्किट, एक मैग्नेटिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हम दिखाते हैं वोल्टेज सोर्स, और यहाँ पे हम दिखाते हैं एमएमएफ, ठीक है। फ्लक्स जो एमएमएफ की वैल्यू होती है एफ इक्वल टू एन इंटू आई, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स एंड आई इज द करंट फ्लोइंग। और यहाँ पे करंट होता है तो यहाँ पे क्या होता है, फ्लक्स होता है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है तो इसमें होता है रिलक्टेंस, ठीक है। आर एल इज द रिलक्टेंस। तो यहाँ से F जो है वो किसके इक्वल हो जाता है, EMF के इक्वल हो जाता है। मतलब इसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट का वोल्टेज, देखो ये एग्जांपल है, इलेक्ट्रिकल सर्किट का वोल्टेज यहाँ पे हो गया MMF, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हो गया रिलक्टेंस, यहाँ पे करंट है तो यहाँ पे हो गया फ्लक्स। तो ये एनालॉजी होती है दोनों सर्किट्स के बीच में। तो V इक्वल टू EMF था, F इक्वल टू MMF हो गया। I इक्वल टू V बाई R था, तो यहाँ पे फाई इक्वल टू F बाई RL हो गया। मतलब V को किससे रिप्लेस कर दिया, F से, और R को RL से। R कितना था, रो एल बाई ए, और यहाँ पे जो रिलक्टेंस होता है वो हमारा एल बाई म्यू ए होता है। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, R इक्वल टू एल बाई म्यू ए। काफी छोटे छोटे एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं ये सब रिलेशंस। अब देखो L इक्वल टू एन फाई बाई आई जो है ना, ये हमारा अभी डिराइव किया था पीछे, L इक्वल टू एन फाई बाई आई, फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करके। तो L इक्वल टू एन बाई आई लिख लेंगे, और फाई हो गया ये MMF बाई रिलक्टेंस। मतलब जो फ्लक्स होता है वो MMF बाई रिलक्टेंस के इक्वल होता है। अब MMF क्या है, N इंटू आई, और रिलक्टेंस क्या है, L बाई म्यू है। अभी यहाँ से बताया था मैंने, L बाई म्यू है। तो इनको जो हम कैलकुलेट करेंगे तो कट आउट के जो भी बचेगा ना, वो बचेगा N स्क्वायर म्यू ए बाई एल। तो यहाँ से जो इंडक्टेंस की वैल्यू L की वैल्यू होगी वो N स्क्वायर म्यू ए बाई एल हो जाएगी, ठीक है। इस फॉर्मूले को भी याद रखना। सोलेनोइडल के लिए केस में जो इंडक्टेंस की वैल्यू होती है वो L इक्वल टू एन स्क्वायर म्यू ए बाई एल हो जाती है, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अब सर्किट्स में। तो अब अगर हमारा इंडक्टर सर्किट है, इसमें वोल्टेज VT अप्लाई किया हुआ है, करंट I आ रही है और इंडक्टर सर्किट के अंदर इंडक्टेंस दिया हुआ है। अब इसका जो वोल्टेज की वैल्यू होती है, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर बता चुका हूं मैं ऑलरेडी, V = L/di/dt। इसको बोलते हैं हम फिफ्थ फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, मतलब ये पांचवी फॉर्म होती है ओम्स लॉ की। और इसी को अगर हम करंट की फॉर्म में लिख दें तो IT होता है 1/L इंटीग्रेशन -∞ to t VT dt। इसको बोलते हैं सिक्स्थ फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो ये दोनों फॉर्मूले जो है ना इंडक्टेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद कर लो। VT = L/di/dt और IT = 1/L इंटीग्रेशन -∞ to t VT dt। ठीक है, सो इसको याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अब जो पीछे इक्वेशन थी उसको हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं। क्या एक्सपेंड करेंगे कि जो IT होगा वो 1/L और इसको दो रेंज में कर लेते हैं, -∞ से 0 और 0 से t। तो ये दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, -∞ से 0 VT dt और 1/L 0 से t VT dt। तो अब ये IT जो होगा, IT कितना होगा, ये I0 हो गया। I0 मतलब -∞ से 0 जो है इनिशियल कंडीशन होगी हमारी। तो करंट की जो इनिशियल कंडीशन है वो I0 लिख लिया, प्लस 1/L 0 से t VDT। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा करंट का फॉर्मूला फॉर द इंडक्टर। और इंडक्टर में कब, जब हमारा इंडक्टर जो है इनिशियली कुछ करंट रखता हो, इनिशियली चार्ज बोल सकते हैं इसको। अब जो पावर डिसिपेशन होती है किसी किसी इंडक्टर के अंदर, इंडक्टर आइडियल होना चाहिए, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा हो, जिसके अंदर कोई भी रेजिस्टेंस ना हो, इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, तो उसके अंदर पावर डिसिपेशन होती है 0। ठीक है। अब जो एनर्जी बताई थी मैंने, क्या बताई थी एनर्जी, W = ∫P dt, तो W = ∫VT IT dt। तो VT IT dt में VT की वैल्यू क्या होती है, L/di/dt इंटू IT इंटू dt। तो यहाँ से जो W का फॉर्मूला आएगा वो ½ LIT² आ जाएगा। मतलब ये इंडक्टर के लिए जो एनर्जी होती है W = ½ LI² होती है। ठीक है। अब ½ LI² को हम और भी कुछ फॉर्म में दूसरी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि Li जो है वो N∅ करके हम उसको साई लिख सकते हैं। तो ½ साई इंटू आई भी कर सकते हैं। और साई की वैल्यू क्या आई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, साई की फॉर्म में और एल की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको भी कन्वर्ट किया जा सकता है, तो ½ साई²/L। ये 3 फॉर्मूले याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। छोटे छोटे एग्जाम में तो बहुत पूछते हैं और गेट में भी बहुत बार इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल आ जाता है। अब देखो नोट में क्या है कि अगर आइडियल इंडक्टर है ना, तो उसके अंदर पावर डिसिपेशन 0 होगी। आइडियल इंडक्टर क्यों 0 होगी, क्योंकि उसके अंदर कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, इसीलिए उसकी आइडियल केस में जो इंडक्टर है उसकी पावर डिसिपेशन होगी 0। अब इंडक्टर जो है ना वो एनर्जी, क्योंकि देखो रेजिस्टेंस ही तो हमारा पावर डिसिपेट करता है या फिर एब्जॉर्ब करता है, इंडक्टर का काम तो स्टोर करना है, तो यहाँ पे कोई भी पावर डिसिपेशन होगी नहीं क्योंकि कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। अब इंडक्टर स्टोर्स एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में जो है ना वो स्टोर करता है। बता चुका था मैं ऑलरेडी कि जो इंडक्टर का यूज होता है वो एनर्जी स्टोर करने के लिए होता है मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये एनर्जी किस लिए कैसे स्टोर करता है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। अब देखो थर्ड क्या है इसमें, फॉर द डीसी सोर्स एट द स्टेडी स्टेट कंडीशन इंडक्टर एक्ट्स एज अ शॉर्ट सर्किट। मतलब डीसी सोर्स के लिए अगर हम स्टेडी स्टेट कंडीशन की बात करें तो इंडक्टर जो है ना वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, कैसे प्रूव कर देते हैं। चलो पहले बात तो याद रखना कि डीसी सोर्स के लिए इंडक्टर जो है वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है स्टेडी स्टेट कंडीशन में। स्टेडी स्टेट मतलब t = हम मान के चलते हैं, बताऊंगा मैं ट्रांजिएंट कंडीशन जब आएगी तब भी अच्छे से। तो डीसी सोर्स के लिए करंट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब जब करंट कांस्टेंट तो di/dt कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो di/dt हो गया 0। और v कितना था हमारा, L/di/dt, तो di/dt 0, तो यहाँ v भी 0 हो जाएगा। जब v 0 हो जाता है किसी सर्किट का तो उसे क्या बोलते हैं हम, शॉर्ट सर्किट, है ना। वोल्टेज 0 का मतलब तो शॉर्ट सर्किट ही होता है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो इंडक्टर है वो एट दी डीसी सोर्स ये हो जाएगा तुम्हारा स्टेडी स्टेट कंडीशन में एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट क्या आता है तुम्हारा, नेक्स्ट आता है एनी इंडक्टर डज नॉट अलाउ दी सडन चेंज इन करंट बिकॉज फॉर दी सडन चेंज इन करंट इनफाइनाइट वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है। मतलब इंडक्टर जो है ना वो सडन चेंज इन करंट अलाउ नहीं करता है। ऐसा नहीं कि अभी तो तुम्हारा था 2 एम्पियर करंट, अचानक से 5 एम्पियर हो गया, फिर तुम्हारा 6 एम्पियर बच गया, फिर तुम्हारा 50 एम्पियर हो गया, ऐसा नहीं कर सकते। इंडक्टर में करंट जो है ना वो सडन चेंज नहीं हो सकती कभी भी, क्योंकि सडन चेंज करने के लिए हमें उसमें इनफाइनाइट वोल्टेज प्रोवाइड कराना पड़ता है। कैसे देख लेते हैं। और एक चीज और भी, कैपेसिटर में आएगा वैसे, लेकिन कैपेसिटर जो है ना वो सडन चेंज इन वोल्टेज अलाउ नहीं करता है। याद रखना इन दोनों पॉइंट्स को, इंडक्टर सडन चेंज इन करंट को अलाउ नहीं करता और कैपेसिटर सडन चेंज इन वोल्टेज को अलाउ नहीं करता। क्यों, देखो डी आई इज फाइनाइट होगा क्योंकि करंट तो फाइनाइट ही है। ठीक है, सडन चेंज की बात चल रही तो करंट फाइनाइट हो गया। अब dt क्या है तुम्हारा 0 है, क्योंकि सडन चेंज कह रहा है, सडन मतलब इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस के लिए टाइम हो गया 0, तो v कितना हो गया L/di/dt।
ठीक है। अब dt तो हो गया तुम्हारा 0 और di हो गया कोई फाइनाइट वैल्यू, तो यहाँ से v इक्वल टू कितना है l इंटू डी फाइनाइट बाई 0। अब फाइनाइट बाई 0 किसी को भी 0 से डिवाइड करो तो इनफाइनाइट ही आता है, यहाँ से v कितना आ गया इनफाइनाइट। इससे क्या पता चलता है कि तुम्हारा v इक्वल टू इनफाइनाइट चाहिए अगर हम चाह रहे हैं इंस्टेंटेनियस करंट में चेंज करना, तो इसके लिए हमें इनफाइनाइट वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी। अब नॉन साइनोसॉइडल केस में देखो ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वोल्टेजेस एंड करंट्स इन द इंडक्टर। तो नॉन साइनोसॉइडल केस में क्या है, टाइम डोमेन और लाप्लास डोमेन या फिर फ्रीक्वेंसी डोमेन दोनों यूज कर सकते हैं हम। जैसे कि vt क्या था, एल डी आई बाई डी टी था, ये टाइम डोमेन हो गया। इसको ही अगर हम लाप्लास डोमेन में कन्वर्ट करें vs इक्वल टू एस एल इंटू आई एस, ये हम पढ़ेंगे सिग्नल सिस्टम में, ठीक है। सिग्नल सिस्टम की वीडियो जब मैं लाप्लास डोमेन की डालूंगा तब पढ़ेंगे। तो ये एस डोमेन और लाप्लास डोमेन हो गया। डिफरेंशिएशन को हम एस इंटू आई एस लिख देंगे और एल तो था ही यहाँ पे। अब साइनोसॉइडल के केस में क्या होगा, v इक्वल टू जे ओमेगा एल इंटू आई आ गया, ये हो गया हमारा फेजर डोमेन में। तो अब देखो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि जब एक्साइटेशन जो हमारा सर्किट के अंदर गिवन है वो नॉन साइनोसॉइडल सोर्स हो, तो नॉन साइनोसॉइडल के लिए हम दोनों सर्किट यूज कर सकते हैं। एक तो टाइम डोमेन भी यूज कर सकते हैं और एक लाप्लास डोमेन वाला सर्किट यूज कर सकते हैं। लेकिन हम अगर एक्साइटेशन जो हमने दिया है सर्किट में वो साइनोसॉइडल दे रहे हैं, तो साइनोसॉइडल के केस में सिर्फ एक ही चीज यूज कर पाएंगे जिसको हम बोलते हैं फेजर फॉर्म, ठीक है। फेजर डोमेन में ही काम करना पड़ेगा हमें, ऐसा नहीं है कि हम फ्रीक्वेंसी डोमेन यूज कर लें या टाइम डोमेन यूज कर लें। तो जब भी साइनोसॉइडल सोर्स होगा तब भी हम कौन सा यूज करेंगे, फेजर डोमेन। और अगर हमारा नॉन साइनोसॉइडल है तो टाइम डोमेन एंड लाप्लास डोमेन दोनों यूज कर सकते हैं। अब एक पॉइंट और बच जाता है, एडवांटेज ऑफ एनालाइजिंग दी सर्किट इन एस डोमेन। एस डोमेन में क्यों एनालाइज करते हैं हम सर्किट को, क्या फायदा है, तो उसके फायदे दो हैं। एनी डिफरेंशियल और इंटीग्रल इक्वेशन जो है उसको हम एक लीनियर इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन था, डिफरेंशिएशन को हमने एस आई एस लिख दिया तो एक लीनियर इक्वेशन बन गई। तो लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, किसी को भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो चाहे कोई इंटीग्रल इक्वेशन हो, दोनों को ही हम कर सकते हैं चेंज, ठीक है।